हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में स्टार्ट करा था थर्ड चैप्टर वनस्पति जगत। वनस्पति जगत या पादप जगत। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है, वनस्पति या पादप को कितने भागों में बांटा गया है। हमने पढ़ा था इसको 5 भागों में बांटा है। थेलोफाइट, बायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी में इसको बांटा गया है। हमने इनके सबके जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था कि इनके सबके सामान्य लक्षण क्या है, इनका विकास का क्रम क्या है, सबसे विकसित प्रकार के जो पौधे हैं वो कौन से हैं। यानी कि जो सबसे विकसित प्रकार के पौधे हैं वो एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी पादप है। कैसे हैं वो, क्योंकि थेलोफाइटा में तो जड़तना पत्ती में ही पादप विकसित विभेदित नहीं हो रहे थे, थेलस के प्रकार का इनका शरीर था। फिर हमने ब्रायोफाइट में क्या होता था, जड़ तनापत्ति तो नहीं पाई जा रही थी किंतु उसके समान संरचनाएं पाई जा रही थी। फिर हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स, इसमें जड़ तनापत्ति पाया जाता था किंतु बीज नहीं पाया जाता था। अनावर्त बीजी, इसमें बीज पाया जाता था किंतु बीज के बाहर जो एक आवरण होता है, शीट कोट जिसे कहते हैं, वो नहीं पाया जाता था। और आवर्त बीजी जो था उसमें जड़ तनापत्ति में विभेदित होता था शरीर। समन उत्तक पाए जाते थे। समन उत्तक थे जाइलम और फ्लोएम। समन उत्तक का क्या कार्य होता है, भोजन का अवशोषण करना, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना। तो समन उत्तक भी उसमें पाए जाते थे। बीज आवरण भी पाया जाता है और बीज आवरण भी पाया जाता है। और सबसे विकसित प्रकार के पौधे होते हैं जो होते हैं आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्मी पौधे। हमने फिर स्टार्ट करा था पहला पहला जो था शैवाल, एल्गी या थेलोफाइट्स जिसको कहते हैं। तो हमने उनके विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ा था कि थेलोफाइट्स के विशिष्ट लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने, इसमें लैंगिक जनन होता है किंतु इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, एम्ब्रियो नहीं बनता है। यानी इसमें शैवाल जो होते हैं, थेलोफाइट्स जो होते हैं, उसमें तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक, तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। लेकिन लैंगिक जनन के दौरान भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, इसमें समन उत्तक नहीं पाए जाते हैं और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण कर लेते हैं, यानी ये स्वयं पोषी होते हैं। और कुछ जो शैवाल होते हैं वो परजीवी होते हैं, जैसे सिफेल्यूरोस, इसमें चाई, कहवा और मैग्नोलिया में रेड रस्ट नामक रोग उत्पन्न कर लेते हैं। तो कुछ परजीवी होते हैं, इनमें समन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। इसमें युग्मोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद पीढ़ियां पाई जाती है, वो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। युग्मोद्भिद पीढ़ी जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो जिसमें जो प्रमुख होती है वो युग्मोद्भिद पीढ़ी होती है। तो हमने जो शैवाल या थेलोफाइटा थे उनके विशिष्ट लक्षण के बारे में हमने ये पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था इनके वास स्थान, यानी ये रहते कहाँ हैं, जो शैवाल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो शैवाल सामान्यतः जल में पाए जाते हैं, वो अहलवणीय जल हो या समुद्री जल हो, दोनों में पाए जाते हैं। तो फिर हमें पढ़ा था ताजे पानी में कौन से शैवाल पाए जाते हैं, डाइएटम्स, वॉलवॉक्स, ये सारे जो होते हैं ताजे पानी में पाए जाते हैं। समुद्र में कौन से पाए जाते हैं, सारगासम, ग्रेसिलेरिया को सीवीड्स भी कहते हैं, समुद्री घास भी कहते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ये मतलब इनसे कौन से ये जो प्रोटोडर्मा है वो कछुए की पीठ पर पाया जाता है, होलोजोइक है वो गोंगो के शरीर के अंदर पाया जाता है, ये एंडोजोइक है। और ओसिटिलेरिया और सार्गासम और माइक्रोसिस्ट होते हैं, वो समुद्री का ये घास होते हैं, यानी कि पालतू पशुओं के चारों के रूप में ये सार्गासम और ये माइक्रोसिस्ट जो नामक होते हैं शैवाल, इनको पालतू पशुओं की घास के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि शैवालों की संरचना कैसी होती है, उसमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है और इनका आर्थिक महत्व क्या होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शैवाल के टाइप्स कितने, शैवालों को कितने भागों में बांटा गया है, और उन भागों में कौन से शैवालों को रखा गया है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज शैवालों की संरचना के बारे में। तो शैवाल की जो संरचना होती है, शैवाल जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं वो चल भी होते हैं और अचल भी होते हैं। एक कोशिकीय शैवाल जिनका शरीर एक कोशिकाओं से बना है वह एक कोशिकीय शैवाल, और बहुकोशिकीय शैवाल जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है वो बहुकोशिकीय शैवाल कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक कोशिकीय शैवाल के बारे में, कि जिनका शरीर एक कोशिका से बना है उनके बारे में। एक कोशिकीय में होता है चल और दूसरा होता है अचल।
तो चल शैवाल या अचल शैवाल क्या होते हैं? चल जिसमें फ्लेजिला पाई जाती है, फ्लेजिला। इस प्रकार के जो तंतु पाए जाते हैं उसको हम फ्लेजिला कहते हैं। जिसमें फ्लेजिला उपस्थित होती है वह जो शैवाल होते हैं वो चल सकते हैं, यानी कि वो गमन कर सकते हैं। फ्लेजिला जो होती है ये गमन के लिए आवश्यक होती है। तो जिस वह बीजाणु या वह शैवाल जो चल सकते हैं जिसमें फ्लेजिला पाई जाती है वह चल शैवाल कहलाते हैं। ये जैसे इसका उदाहरण है क्लोरेला। और अचल शैवाल है जिसमें फ्लेजिला अनुपस्थित होती है। जिसमें फ्लेजिला नहीं पाई जाती है तो वह गमन भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे शैवालों को हम अचल कहते हैं। ऐसे शैवाल है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो होता है उसका शरीर इस प्रकार का होता है। तो इसमें कोई तरफ हमें फ्लेजिला नहीं दिखाई दे रही है, तो ये अचल प्रकार का है, यानी कि इनका जो शरीर है वो अचल प्रकार का एक कोशिकाओं से बना हुआ है, तो ये गमन नहीं कर सकता। तो ये अचल प्रकार के शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक कोशिकीय शैवालों के बारे में हम पढ़ लिया कि चल कौन से होते हैं, अचल कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुकोशिकीय शैवाल के बारे में। बहुकोशिकीय में एक टाइप होता है मंडलीय, जो मंडल बनाकर रहते हैं, यानी कि जो मंडल यानी कॉलोनी बनाकर रहते हैं वो वाले शैवाल। वॉलवॉक्स जो शैवाल होते हैं वो एक साथ में झुंड बनाकर कॉलोनी बनाकर रहते हैं। तो इस प्रकार के शैवाल को हम कॉलोनीय या मंडलीय शैवाल कहते हैं। व इनका जो शरीर होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए हमने इसको बहुकोशिकीय शैवाल में रखा है। वॉलवॉक्स का जो शरीर होता है वॉलवॉक्स जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। और ये जो होती है ये क्या होती है, पुत्री कोशिकाएं। और ये होती है मातृ कोशिकाएं। तो ये हो गया वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या करती है, इस प्रकार की होती है, ये कॉलोनी में रहते हैं, यानी समूह समूह बनाकर ये रहते हैं, यानी कि ग्रुप में रहते हैं। तो इस प्रकार के शैवाल जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। फिर होते हैं तंतुवत शैवाल, जिनका शरीर तंतु के समान होता है। क्लेमाइडोमोनास। तो हमने शैवालों की संरचना के बारे में पढ़ लिया कि शैवालों की संरचना कैसी होती है। एक कोशिकीय होते हैं तो एक कोशिकीय में किस किस प्रकार के होते हैं, चल होते हैं, अचल होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं, मंडलीय होते हैं या तंतुवत होते हैं। मंडलीय होते हैं तो वो कौन से, वॉलवॉक्स है। तंतुवत है तो वह क्लेमाइडोमोनास है जिसमें तंतु पाए जाते हैं। तो ये होगी हमारी शैवालों की संरचना। अब हम पढ़ेंगे शैवालों में जनन किस प्रकार से होता है।
शैवालों में जो जनन होता है वो वेजिटेटिव, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था लैंगिक जनन के दौरान इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तो कायिक जनन जो होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कायिक जनन के बारे में। जो कायिक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है? विखंडन विधि द्वारा, यानी कि जो शैवाल होते हैं उनका भाग, उनके जो शरीर होता है वो विभिन्न भागों में बंट जाता है और जो प्रत्येक भाग होता है वो नए शैवाल को उत्पन्न कर लेता है। जैसे कोई तंतु हो गया, कोई तंतु है या शैवाल है, ये विभिन्न भागों में टूट गया। जैसे कवक में हाइलम जो रहते, कवक जो तंतु कहलाते थे वो हाइफा कहलाते थे, जो ये हाइफा होते थे। उसी प्रकार से शैवालों में भी कायिक जनन इसी प्रकार से होता है, तंतुओं के द्वारा। तो ये जो तंतु होते हैं वो टूट जाते हैं और ये जो प्रत्येक पार्ट जो होता है वो नए शैवाल का निर्माण कर लेता है। इसने ये नए शैवाल का निर्माण कर लिया, इसने ये नए शैवाल का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार का जो जनन कहलाता है वो विखंडन कहलाता है। और विखंडन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? कायिक जनन में होता है। यानी जो विखंडन विधि द्वारा जनन होता है वो कायिक जनन कहलाता है, ये शैवालों में होता है। फिर दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है? नर या मादा युग्मक दोनों की हमें आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि नर और मादा युग्मक की आवश्यकता हमें लैंगिक जनन में होती है। इसमें दोनों का संलयन होता है तथा नई संतान उत्पन्न होती है। अलैंगिक जनन में या तो नर जो होगा वही नई संतान उत्पन्न कर लेगा या मादा होगी वो नई संतान उत्पन्न कर लेगी, यानी दोनों गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती है। नर या मादा स्वतंत्र रूप से भी संतान को उत्पन्न कर सकती है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वह अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर आता है तीसरा, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? ये अलैंगिक जनन भी तीन प्रकार से होते हैं। चल बीजाणुओं द्वारा, चल बीजाणुओं में क्या होता है? चल बीजाणु जो होते हैं उसमें चल बीजाणु धानी का निर्माण हो जाता है, यानी जू स्पोर जो होते हैं वो एक चल बीजाणु धानी का निर्माण कर लेते हैं तथा चल बीजाणु धानी के मातृ कोशिकाओं के द्वारा फटने से प्रत्येक जो बीजाणु होते हैं वो नए शैवाल को उत्पन्न कर लेते हैं। तो यह अलैंगिक जनन का प्रकार हो गया चल बीजाणु धानी द्वारा। एक होता है बाई एप्लेनोस्पोर द्वारा। एफ्लेनोस्पोर द्वारा इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि कोशिका होती है, कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है वो अलग हो जाता है तथा प्रतिकूल परिस्थिति आने में वो कोशिका द्रव्य अलग हो जाता है तथा जब अनुकूल स्थिति आती है, यानी कि वातावरण सही होता है या जो उनके अनुकूल वातावरण हो जाता है, तो फिर जो जीव द्रव्य होता है वो नए शैवाल का उत्पन्न कर लेता है, नया शैवाल पैदा कर लेता है। तो अचल बीजाणु द्वारा, ये एफ्लेनोस्पोर द्वारा जनन हो गया। तीसरा होता है एंडोस्पोर द्वारा।
यानी कि जो शैवाल होते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में अपने अंदर बीजाणु उत्पन्न कर लेते हैं, और जब अनुकूल स्थिति आती है तो वे फट जाते हैं तथा नए प्रत्येक जो बीज होते हैं या जो बीजाणु होते हैं वो नए शैवाल को उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे अलैंगिक जनन की विधियां, चल बीजाणु यानी बाई जूस्पोर, बाई एप्लेनोस्पोर तथा बाई एंडोस्पोर के द्वारा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, जो शैवाल होते हैं उसमें गैमेट्स पाए जाते हैं, गैमेट्स का संयुग्मन हो जाता है और उनमें गैमेट्स के संयुग्मन से नया शैवाल उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें भी ये 3 प्रकार के होते हैं, समयुग्मकी, विषम युग्मकी और तीसरा है अंडयुग्मकी यानी ऊगेमस। यानी हमें समझ में आ रहा है कि जनन कितनी प्रकार से होता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक प्रकार से। कायिक जनन किस प्रकार का होता है, विखंडन द्वारा, यानी कि शैवाल का शरीर प्रत्येक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग नए शैवाल को उत्पन्न कर लेता है। अलैंगिक जनन तो हमने पढ़ा था बाई जूस्पोर द्वारा, चल बीजाणु में चल बीजाणु दानी का निर्माण हो जाता है, मातृ कोशिकाओं के फटने से नए शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा एप्लेनोस्पोर द्वारा, इसमें क्या होता है, कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है प्रतिकूल परिस्थिति में आने पर वह अलग हो जाता है, यानी कि शैवाल से वह अलग हो जाता है तथा उनके अनुकूल जो परिस्थिति होती है तब वो जो जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य होता है वो नए शैवाल को उत्पन्न कर लेता है। एंडोस्पोर द्वारा, यानी कि जो शैवाल होते हैं अपने अंदर बीजाणु उत्पन्न कर लेते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक जो बीजाणु होते हैं वो नए शैवाल को उत्पन्न कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था लैंगिक बीजाणु, नहीं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन भी 3 प्रकार से होता है, समयुग्मकी, विषम युग्मकी या अंडयुग्मकी यानी कि ऊगेमस टाइप का। तो पढ़ेंगे समयुग्मकी किसे कहते हैं। समयुग्मकी में क्या होता है, नर और मादा जो युग्मक होते हैं वो बिल्कुल एक समान होते हैं, यानी कि ये जो नर युग्मक है और ये जो मादा युग्मक है वह आकार, आमाप, संरचना, यानी कि देखने में इनका आकार, इनका परिमाप, ये जो होता है इनकी जो संरचना होती है बिल्कुल एक जैसी होती है। तो इसमें फ्लेजिला जो होते हैं उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इनमें जो समयुग्मकी प्रकार का जो जनन होता है इसमें फ्लेजिला उपस्थित हो या हो ही हो, ये कोई जरूरी नहीं होता है। इसमें फ्लेजिला उपस्थित हो भी सकते हैं तथा नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो इनका शरीर होता है यानी जो नर गैमेट्स, नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं वो आकार, आमाप तथा संरचना में बिल्कुल एक समान होते हैं। फिर इनके युग्मकों का संलयन हो जाता है और इससे नए संतान या नए शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो समयुग्मकी प्रकार का होता है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, इसमें फ्लेजिला पाई जाती है और मतलब जिसमें फ्लेजिला अनुपस्थित होती है, जैसे यूलोथ्रिक्स है, इसमें भी समयुग्मकी प्रकार से जनन होता है, यानी कि इनको गैमेट्स जो होते हैं वो आकार, आमाप, संरचना में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं और इसमें इस प्रकार का जनन होता है। तो हम पढ़ेंगे विषम युग्मकी प्रकार का जनन। समयुग्मकी में नर और मादा गैमेट्स दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं और विषम युग्मकी में नर तथा मादा युग्मक एक समान नहीं होते हैं। यानी विषम युग्मकी में क्या होता है, जो मादा होती है वो दीर्घ युग्मकी होती है, यानी कि इसमें जो मादा होती है वो बड़ी होती है तथा अचल होती है और जो नर होता है वो चल होता है। ये दोनों, नर हो गया वो छोटा होता है, लघु युग्मकी होता है, मादा होती है वो दीर्घ युग्मकी होती है। दोनों में फ्लेजिला पाए जाते हैं
इनमें युग्मकों का संलयन हो जाता है तथा नए शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं। बस समयुग्मकी में क्या होता है, आकार आमाप संरचना में एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। युग्मक इन दोनों का निषेचन होता है, नए शैवाल का निर्माण हो जाता है। विषम युग्मकी में क्या होता है, मादा जो होती है वो बड़ी होती है, नर जो होता है वो छोटा होता है, दोनों में फ्लेजिला पाई जाती है, युग्मक का संलयन हो जाता है तथा नए शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं। और तीसरा प्रकार था अंड युग्मकी प्रकार। अंडयुग्मकी या ऊगेमस, ये उडोगोनिया में होता है। इसमें जो मादा होती है वह बड़ी होती है, इसमें फ्लेजिला नहीं पाया जाता है, यानी कि जो मादा का युग्मक होता है वो बड़ा होता है, इसमें फ्लेजिला नहीं पाई जाती। लेकिन जो नर होता है वो छोटा होता है, उसमें 2 फ्लेजिला पाई जाती है। जैसे ये नर गैमेट्स है, इसमें 2 फ्लेजिला पाई जाती है, ये मादा और ये नर युग्मक। नर युग्मक में फ्लेजिला पाई जाती है, ये चलकर मादा युग्मक के पास आ जाता है तथा युग्मक का संलयन हो जाता है तथा नए शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो शैवालों में पाया जाता है। तो शैवालों में तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। कायिक जो विखंडन के द्वारा होता है, अलैंगिक जो बाइजूस्पोर, बाइएप्लेनोस्पोर तथा बाइएप्लेनोस्पोर के द्वारा होता है, और जो हो गया लैंगिक जनन समयुग्मकी, विषम युग्मकी तथा अंडयुग्मकी प्रकार का होता है। तो हमने शैवालों में जनन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शैवालों के आर्थिक महत्व के बारे में। अलवा जो होता है, अलवा नामक जो शैवाल होता है वो समुद्र में पाया जाता है और इसको हम समुद्री घास भी कहते हैं। तो अलवा नामक जो शैवाल होता है उसका उपयोग क्या होता है, हम अलवा का उपयोग होता है वो समुद्री खीरा भी कहते हैं। इसका उपयोग हमारे यानी कि जो समुद्र में रह जाते हैं या लोग जो होते हैं उनके खाने के लिए काम आता है। तो अलवा को क्या कहते हैं, समुद्री सैलाब। लेमिनेरिया होता है, लेमिनेरिया से हमारे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आयोडीन नामक जो पदार्थ होता है वो लेमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। जो शैवाल होते हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं, ए सी डी जो विटामिन होते हैं वो इसमें सब शैवाल में पाए जाते हैं। शैवाल में विटामिन और खनिज लवण तथा प्रोटीन्स पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो स्पाइरुलिना नामक शैवाल में होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो स्पाइरुलिना नामक शैवाल में पाई जाती है। स्पाइरुलिना में 70% तक प्रोटीन पाया जाता है। जो सार्गासम नामक शैवाल होता है, जो सार्गासम नामक शैवाल पालतू पशुओं के चारे के रूप में काम में आता है। सार्गासम तथा माइक्रोसिस्ट नामक शैवाल। चारे के रूप में काम आता है। तो शैवालों के उपयोग निम्न प्रकार से होते हैं। जो एलानीन जो नामक पदार्थ होता है, जो एलेनिया तथा लेमिनेरिया नामक जो शैवाल होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। इसका क्या यूज होता है, इससे क्या होता है कि जो अज्वलनशील पदार्थ होते हैं उसको बनाने में काम आता है तथा यह अज्वलनशील पदार्थों में काम आता है। एलानीन जो ये सब शैवालों के उपयोग होते हैं। हानिकारक क्या होता है, जैसे वोल्वोक्स है, माइक्रोसिस्ट है, ये सब शैवाल जो होते हैं वो समुद्र में वृद्धि कर लेते हैं तथा पूरे समुद्र में फैल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मछलियां होती है उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा जल उफान पैदा हो जाता है, वाटर ब्लूम पैदा हो जाता है। तो ये शैवालों के लिए शैवालों का हानिकारक प्रभाव भी है। तो आज हमने पढ़ा शैवालों की संरचना कैसी होती है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। तो इनमें कौन कौन से शैवाल होते हैं,
फिर हमने पढ़ा उनके जनन की विधियां, इनका आर्थिक महत्व। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शैवालों के बारे में, शैवालों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी शैवालों के कितने भाग होते हैं।